पिता बिहार से हैं, माँ बंगाल से हैं। दोनों लव मैरिज करते हैं और लव मैरिज करने के बाद फैसला होता है कि वो कानपुर में रहेंगे और कानपुर के इसी घर के अंदर इसी बेडरूम में एक पिता अपनी बेटी का गला काट देता है। 4 इंच गहरा घाव था। फिर अपनी बेटी को मारने के बाद अपनी दूसरी बेटी के साथ सोता है। नीचे पड़ी हुई थी पहली बेटी की लाश और उस लाश के साथ वो लगभग 1.5 से 2 घंटे यूं ही सोता रहता है। और जब कहानी निकलकर सामने आती है, मां दरवाजा खोलती है तो सामने खड़ी थी यूपी पुलिस और यूपी पुलिस कहती है कि आपके घर में एक नहीं बल्कि 2 मर्डर हुए हैं। ये जो मां रोती बिलखती आपको नजर आ रही है, पुलिस वालों के घुटनों के बल सामने बैठी है, गिड़गिड़ा रही है, वो भागते हुए अपने पति के कमरे में जाती है और देखती है कि पूरे कमरे में सिर्फ खून ही खून फैला हुआ है। और कहती है यूपी पुलिस के लोगों से कि आज और इसी वक्त मेरे पति को फांसी की सजा दे दी जाए और इससे कोई कम सजा ना मिले। लगभग सुबह के 5 बज रहे थे जब इस सारी वारदात हर किसी के रोंगटे खड़े कर रही थी। बताएंगे इस डिकोडिंग क्राइम के जरिए कि किस तरीके से एक कानपुर में रहने वाले घर के अंदर अचानक से ऐसा क्या होता है कि एक पिता को देर रात फैसला करना पड़ता है कि अगर मैं अपनी दोनों बेटियों को मार दूंगा तभी मुझे स्वर्ग मिलेगा, और स्वर्ग की चाह में अगर कोई भी रोड़ा बनेगा तो उसे भी हटाने के लिए ये आगे बढ़ चुका था। कदम दर कदम ओरिजिनल क्राइम सीन दिखाएंगे, बताएंगे रोती हुई मां ने क्या क्या चीजें बताई हैं जो आपके आस पड़ोस में रहने वाले जो चीजें होती हैं आप देखते जरूर हैं लेकिन उसे आप नजरअंदाज करते हैं, और आपको क्यों नजरअंदाज नहीं करना चाहिए इस डिकोडिंग क्राइम को देखकर आपको समझ आ जाएगा। तो ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये रिद्धि और सिद्धि की है। उम्र है 11 साल, दोनों जुड़वा बेटियां हैं और इन्हीं दोनों बेटियों का कत्ल किया गया इस कमरे के अंदर। ये जो आप बेडरूम देख रहे हैं, इसी बेडरूम के अंदर एक पिता जो है वो अपनी 2 बच्चियों को कैद रखता है। उन बच्चियों को माँ से मिलने नहीं दिया जाता। उन दोनों बच्चियों की माँ जब उन्हें बाहर से देखती है, खिड़की के जरिए देखने की कोशिश करती है तो वहीं से अपना प्यार दिखा पाती है। वो पिता अपनी उन बच्चियों को इस कमरे से बाहर निकलने ही नहीं देता था, सिर्फ स्कूल जाती थी और इसके बाद एक रोज़ वो इसी कमरे में इसी बिस्तर के ऊपर अपनी बच्चियों को मार देता है। ये जो आप बेड देख रहे हैं, जब पुलिस इस जगह पर पहुंचती है, जब इस क्राइम सीन को देखती है तो पहली नज़र में पुलिस कहती है कि इस कमरे में इस बेड को देखकर लग ही नहीं रहा कि इस कमरे के अंदर किसी का कत्ल किया गया, वो भी चॉपर से गले को काटा गया है। क्योंकि ये जो आप बेड देख रहे हैं आपको पूरा क्लीन दिखाई दे रहा है, ग्रे कलर का बेडशीट जैसा कुछ दिख रहा है और इसके ऊपर एकदम क्लीन कोई भी निशान मौजूद नहीं है। वो इसलिए मौजूद नहीं है क्योंकि अगर उसके बगल में आप देखेंगे आपको पिंक कलर की जो चादर दिख रही है, ये जो आप एक गद्दा और चादर जो देख रहे हैं जो नीचे बिछा हुआ है, इस पर सारे सबूत मौजूद हैं। कैसे? तो दरअसल ये जो शशि रंजन मिश्रा है, उम्र 45 साल, बिहार के रहने वाले, ये जो त्रिमूर्ति अपार्टमेंट आप देख रहे हैं इसी में रहते थे और इसी कमरे के अंदर वो इस वारदात को अंजाम देते हैं। दरअसल करीब 1:50 पर वो अपनी बेटी रिद्धि का कत्ल करते हैं। होता ये है कि दोनों बेटियां जब रात में खाना खाता है, पूरा परिवार ठीक से रहता है और करीब 10 बजे, क्योंकि बेटियों को पता था कि उनके पिता उन्हें पालते हैं, उन्हें अपने पिता के साथ रहना है, वो ऑर्डर्स फॉलो भी कर रही थी और इसी सिलसिले में वो अपनी माँ, अपने छोटे 6 साल के भाई गुन्नू, अपने पिता और दोनों बच्चियाँ साथ में खाना खाते हैं। रात में सब कुछ ठीक था और करीब 10 बजे सोने के लिए अंदर चले जाते हैं। जो माँ है और जो छोटा बेटा है वो दूसरे कमरे में जाते हैं। इसकी भी वजह बताएंगे कि ये लोग अलग अलग क्यों रह रहे थे। और जो पिता है वो अपनी दोनों बेटियों को लेकर इस कमरे के अंदर आ जाते हैं। अब इस कमरे के अंदर आने के बाद आपको मैं एक चीज़ और दिखाना चाहूँगी। इस घर में एक चीज़ और है जो बहुत ही ज़्यादा मिस्ट्री पैदा करती है। वो जो आप ये देख रहे हैं तस्वीर, ये कैमरे, ये वो कैमरे हैं जिससे इस घर में हर जगह कौन सा शख्स कहाँ पर मौजूद है उसकी निगरानी रखी जा सकती है। यहाँ तक कि बेडरूम में क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, उसकी भी निगरानी रखी जाती है। तो बेडरूम में पहुंचने के बाद 10 बजे ये जो पिता हैं, इनके दिमाग में जो खुराफात चल रही थी उसके मुताबिक ये सबसे पहले कैमरे का एंगल चेंज करते हैं क्योंकि इन्हें अपनी बेटियों का कत्ल करना था। और एंगल चेंज करने के बाद दरवाज़ा बंद करते हैं, अपनी बेटियों को सुलाते हैं क्योंकि इन्हें पता था कि बाहर जो स्क्रीन लगी है वहाँ पर उनकी जो पत्नी है वो कमरे के अंदर क्या हो रहा है वो देख सकती हैं। और इसीलिए
एंगल चेंज करने के बाद अपनी बेटियों को इस बेड पर सुलाने के बाद ये कुछ देर इत्मीनान से वेट करते हैं और सोचते हैं कि अब किया क्या जाए। धीरे धीरे समय बढ़ता है, समय आगे निकलता है, 12 बजते हैं, 1 बजते हैं और जैसे ही वक्त आता है 1:50, ये जो शशि रंजन मिश्रा हैं ये फ़ौरन अपनी बेटी का गला दबाना शुरू करते हैं। सबसे पहले रिद्धि का गला दबाना शुरू करते हैं, उसके मुंह पर हाथ रखते हैं, उसका गला दबाते हैं ताकि वो चिल्ला भी ना पाए। और इसके बाद क्योंकि बच्ची 11 साल की थी, पिता उस पर हावी हो जाते हैं और इसके बाद जो बच्ची है वो दम तोड़ देती है। अब अपनी बेटी रिद्धि को मारने के बाद बड़े ही आराम से उसकी लाश को उठाते हैं और फिर ये जो आप नीचे एक बिस्तर देख रहे हैं जिसको हमने ब्लैक करने की कोशिश की है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे एविडेंस हैं, तो उसको बाकायदा उस बिस्तर पर रखा जाता है और फिर जो चॉपर ये खरीद कर लाए थे अपनी बेटी का कत्ल करने के लिए, उसके टुकड़े करने के लिए, उसी चॉपर से अपनी बेटी के गले पर वार करते हैं, उसी चॉपर से अपनी बेटी का गला काटते हैं। और सोचिए, गला इस कदर काटते हैं कि वो जो पाइप होता है, फूड पाइप होता है, पूरी तरह से कट जाता है और तो और 4 इंच तक अंदर वो चॉपर गले के जाता है। सोचिए, इतना बड़ा जो मार्क है वो पूरा चॉपर जो है वो अंदर चला जाता है और जैसे वो अपनी बेटी का गला काट रहे थे, खून के जो छींटे थे वो पूरे उनके मुंह पर पड़ते हैं, उनकी शर्ट पर पड़ते हैं। जो साथ में जो चद्दर आप देख रहे हैं पिंक कलर का, इस पर गिर जाता है खून के छींटे और बेड पर भी कुछ निशान पड़ जाते हैं। अब ये चीज़ें हो जाने के बाद वो अपनी बेटी की लाश को देखते हैं और इसके बाद जो भी उनके ऊपर खून के छींटे लगे थे, जो चेहरे पे लगे थे, उसे कुछ हद तक साफ करते हैं। और क्योंकि इन्हें पता था कि कैमरे का एंगल इन्होंने चेंज कर दिया, बाहर इनकी पत्नी अगर देखे भी तो कुछ उसे पता नहीं चलेगा और इसीलिए बाकायदा फिर से ऊपर उठते हैं और बेड पर आते हैं और सोचते हैं कि अब सिद्धि को कैसे मारा जाए, क्योंकि रिद्धि तो मर चुकी है, पहले उसका गला दबाया फिर गला काट भी दिया, अब सिद्धि का कत्ल कैसे किया जाए। कुछ देर बैठते हैं बेड पर, जिस बेड पर सिद्धि सो रही थी उसके बगल में सोते हैं। अब सोचिए, करीब करीब आप यूँ समझिए लगभग 1-1.5 घंटा बीत जाता है, तब इनकी जो बेटी है सिद्धि 2:30 बजे के आसपास उसकी आंख खुलती है और वो वॉशरूम जाने के लिए बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी ये जो शशि रंजन थे ये जानते हैं कि इन्होंने कुछ ऐसा कर रखा है, अगर 11 साल की बेटी ने देख लिया तो वो चिल्ला देगी या उसे समझ में आ जाएगा कि पापा ने कमरे में किया क्या है, और इसीलिए फ़ौरन वो उस लाश को जो है छुपाने की कोशिश करते हैं जो पहले बेटी का कत्ल किया, और अपनी बेटी को, जो दूसरी बेटी उठी थी सिद्धि वॉशरूम जाने के लिए, उसके साथ खुद चले जाते हैं उसका हाथ पकड़कर वॉशरूम में ले जाने के लिए। और बाकायदा जब ये अपनी बेटी को वॉशरूम ले जा रहे थे तो ये चीज़ें माँ ने भी देखी थी। अब 2:30 बजे अपनी बेटी को वॉशरूम कराकर या अंदर वापस फिर से लाते हैं और फिर उसे सोने को कह देते हैं। अब बच्ची इतनी गहरी नींद में थी कि वो अपनी बहन के बारे में पूछती भी नहीं और फिर से सो जाती है। अब 1:50 पर पहली बेटी का कत्ल किया, 2:30 बजे वॉशरूम लेकर जाते हैं। अब वक्त आ जाता है 3:35, यानी कि आप समझिए 40 मिनट के आसपास ये अपनी दूसरी बेटी को भी मारना शुरू करते हैं। वो कैसे? सेम उसी तरीके से ये सिद्धि का भी पहले गला दबाते हैं। गला दबाने के बाद जब उसकी सांसें थम जाती हैं, जब उसकी बॉडी मूवमेंट नहीं करती, तो उसकी भी बॉडी को उठाकर ठीक रिद्धि जो वहाँ पर पहले से जिसकी लाश मौजूद थी उसके बगल में रख दिया जाता है। एक बेटी, एक रिद्धि जिसकी लाश पड़ी थी, जिसका गला कटा था, खून बह रहा था, खून हर जगह छितरा हुआ था, उसी खून के ऊपर अपनी दूसरी बेटी की लाश रखते हैं सिद्धि की, और फिर उसी चॉपर से उस बेटी का भी गला काटा जाता है। और इतनी सफाई से काटा जाता है कि ये जो पिता थे वो पक्का करना चाहते थे कहीं से भी इनकी बेटी जिंदा ना बच पाए। और तो और उसका भी एग्जैक्ट आप समझिए 3.5 से 4 इंच का जो घाव है, जो पूरा चॉपर है, वो अंदर तक जाता है। और जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई तो उसमें पता लगा कि दोनों के ही फूड पाइप हैं जो थे वो पूरी तरह से कट गए थे। और तो और फॉरेंसिक के तहत और जो भी पोस्टमार्टम किया गया और जो भी उस क्राइम सीन को देखा गया उसके तहत ये पता लग रहा है कि बच्चियों को चिल्लाने का भी मौका नहीं मिला, क्योंकि पिता ने उनके मुंह पर हाथ रखा था और फिर गला दबाया जिससे उनकी मौत हुई। और फिर जब उन्हें काटा गया तो वो पहले से ही लाश बन चुकी थी और इसीलिए किसी को वहाँ पर पता भी नहीं चला कि इस कमरे के अंदर हो क्या रहा है। अब इसके बाद चीज़ें क्या होती हैं, जो पिता है पहले अपनी एक बेटी का कत्ल करके करीब लगभग 2 घंटे तक वहाँ पर लेटे रहते हैं, फिर दूसरी बेटी का भी कत्ल करते हैं, वहाँ बैठे रहते हैं। अब 3:35 पर कत्ल करने के बाद 1 घंटे का आप सोचिए फिर से गैप लेता है, दोनों बेटियों की लाश के साथ लेटता है, रेस्ट करता है, और 4:30 बजे पुलिस को कॉल जाता है और कहा जाता है कि मैं शशि रंजन मिश्रा बोल रहा हूँ, मेरा जो एड्रेस है वो ये एड्रेस है, मैं त्रिमूर्ति अपार्टमेंट में रहता हूँ और मैंने अपनी 2 बेटियों का कत्ल कर दिया है। अब ये सुनते ही पुलिस जो है वो घबरा जाती है कि इस तरह से 4:30 बजे कॉल आया, यकीन करें भी कि ना करें, लेकिन जिस तरह से जो एड्रेस बताया गया वहाँ पर पुलिस को भेजा जाता है। और जैसे पुलिस पहुँचती है, वो डोरबेल बजाती है, तो उस वक्त दरवाज़ा जो है वो शशि रंजन नहीं खोलता, बल्कि उनकी पत्नी जो दूसरे कमरे में मौजूद थी, जब वो कई बार सुनती है कि डोरबेल लगातार बज रही है और कोई खोल नहीं रहा, तो
खुद बाहर जाते हैं और जैसे वो दरवाज़ा खोलती हैं, बाहर 3-4 यूपी पुलिस के जो वर्दीधारी थे वो खड़े होते हैं और सीधे बोलते हैं कि आपके घर में 2-2 कत्ल हुए हैं। ये सुनते ही जो पत्नी थी, जो रेशमा थी, उसके हाथ पैर फूल गए और वो घबरा जाती है और बोलती है कि सर आप मेरे घर में ऐसे कैसे आ गए, किसका कत्ल हो गया। और पुलिस के द्वारा कहा जाता है कि आपके पति यानी शशि रंजन मिश्रा, उनका कॉल आया था और उन्होंने आपकी दोनों बेटियों का कत्ल कर दिया है। जो पत्नी थी उस वक्त वो ना आव देखती ना ताव, सीधे तौर पर उस कमरे में भाग कर जाती है और जिस जगह पर, जो मैं आपको तस्वीर दिखा रही हूँ, यहाँ पर जाकर वो देखती है कि बिस्तर, जो बेड है, पूरा साफ़ है, लेकिन जैसे वो आगे बढ़ी तो उसके जो पति थे उनके चेहरे पर खून था, शर्ट पर खून था, वो बैठे हुए थे और 2 बेटियाँ यानी रिद्धि और सिद्धि की जो लाश है उससे खून निकल रहा है। जो बिस्तर था नीचे वाला वो पूरा खून से रिस गया है और दीवारों पर खून है, फर्श पर खून है और उनकी दोनों बेटियों का गला जो है वो कटा हुआ है और वो मरी हुई वहाँ पर पड़ी हुई हैं। इसके बाद पुलिस पहुँचती है, क्राइम सीन को इन्वेस्टिगेट किया जाता है, डेड बॉडीज़ को ले जाया जाता है और वहाँ पर माँ का रो रो कर बुरा हाल है। आप देखिए किस तरह से जो माँ है वो बेबस है, उसे समझ नहीं आ रहा करे तो करे क्या। उस पिता ने ही कत्ल कर दिया जिनके द्वारा वो 2 बेटियाँ पैदा हुई हैं। अब जो माँ है वो दरवाजे के पास है, सिसक रही है, उसके पास सिर्फ उसका एक बेटा रह गया है। दोनों बेटियाँ इस दुनिया से जा चुकी हैं और यहाँ तक जब पुलिस वाले जो एविडेंस कलेक्ट कर रहे थे, जो बॉडीज़ को लेकर जा रहे थे, उसके पीछे भी ये जो माँ है वो भागी भागी जा रही है। इसकी सिसकियाँ कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब ये जो पूरी कहानी सामने आई, पूरी जब वारदात आई तो इसमें जब इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश की गई, पता लगाने की कोशिश की गई, तो हस्बैंड और वाइफ दोनों ने कहा कि हम, क्योंकि सबका ये जानना था कि आखिर एक ही परिवार के लोग, पिता बेटियों को क्यों पाल रहा है, अलग कमरे में रहता है, माँ बेटे को क्यों पाल रही है, अलग कमरे में रहता है। जब इस टॉपिक पर पूछा गया कि लड़ाई क्या थी, क्या प्रॉब्लम थी, तो दोनों की तरफ से कहा गया कि हमारे बीच में क्या प्रॉब्लम्स हैं वो हमारा आपसी मामला है, लेकिन चीज़ें कुछ ठीक नहीं थी, प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। पत्नी ने ये तक कह दिया कि जो पति हैं, जो उनकी माँ है, जब उनका देहांत हो गया उसके बाद से वो अजीब तरीके से हरकत करने लग गए, उनका स्वभाव बदल गया और वो सीधे तौर पर कहते थे कि मैं कुछ दिनों में मरने वाला हूँ, मेरी मौत होने वाली है, मैं पागल हो रहा हूँ, कुछ दिन बाद मैं मर जाऊँगा और इसके बाद मेरी बेटियों का लालन पोषण कौन करेगा और इसीलिए मुझे उन्हें मारना होगा। अब आप आगे समझिए किस तरीके से ये जो दोनों कपल हैं, ये जो कपल है, इनकी शादी हुई थी, क्या इनका फैमिली बैकग्राउंड था और साथ ही साथ क्या जो इनके परिवार वाले हैं उनमें से कौन अभी तक इनके घर आया। और साथ ही साथ आप ये भी समझिए कि जो कातिल पिता है उसने क्या कबूला है पुलिस के सामने। लेकिन उससे पहले उस माँ का दर्द सुनिए और सुनिए किस तरह से वो बता रही है उस क्राइम वाले दिन, यानी जब वारदात हुई उस रात को क्या हो रहा था और उसने क्या सीसीटीवी के अंदर ऐसी चीज़ देखी जिसके बाद उसे लगा कि शायद ये पति कुछ गलत कर सकता है। क्या घटना क्या हुई थी? जैसे दारू पी के आके मारता था, गाली देता था, हमको बोलता था तू बेटा को लेके निकल जा घर से। अच्छा। हाँ, हमेशा बोलता था बेटा को लेके निकल जा घर से। मैं 2 बच्चियों को छोड़ के एक बेटा को लेके कैसे जाऊँ। एक बार तो हम इतना तक हुआ, खाना पानी कुछ नहीं देते थे, घर मतलब बाहर गए तो घर के अंदर आने भी नहीं देते थे, कुछ नहीं देते थे। उसके बाद मैं चली गई मायके जी। मायके गई, 9 महीने रही, 9 महीने रह के मैं बच्चियों के लिए फिर आ गई। उसके बाद भी मारा पीटा। तो जब आप 9 महीने मायके में रही, बेटियां दोनों यही थी? यही थी। अच्छा। लेके जाने नहीं दिया था। अच्छा। उसके बाद कल बच्ची लोग के लिए आई यहाँ पे। कल रात में क्या हुआ था? रात में कुछ नहीं हुआ, सामान- नॉर्मली खाना ना सब खाए, खाना ना खाए, फिर खाना ना खाए और वो बच्चे को सोने के लिए लेके गए रूम में। बच्ची को लेके गए, बाहर से बंद कर दिए, तुम लोग सो, फोन बेटे को बोल के दोनों फोन लेके रखे अपने पास। अपना पता नहीं किससे फोन में बात करते हुए टीवी देखे, बहुत देर तक बात किए। मैं रूम से कैमरा से देख रही थी। 2:30 बजे रात तक मैं देखी। 2:30 बजे रात एक बेटी को लेके वॉशरूम में ले आए। वॉशरूम में कुछ देर तक रही, मैं बाहर नहीं आई, मैं कैमरे से देख रही थी। उसके बाद थोड़ा देर में रूम में लेके गए। उसके बाद अंदर से रूम लॉक कर दिया, लाइट वाइट सब बंद कर दिए। उसके बाद मैं पीछे से, मेरे रूम से पीछे गई, खिड़की से कुछ आवाज तो सुनने को मिलेगा, क्या कर रही आदमी इतना रात में बच्ची को बाहर लेके आया। कुछ नहीं, अंधेरा था। वॉशरूम से इधर आई देखने के लिए, अंधेरा था। उसके बाद नीचे से झाँक के देखी, सब नॉर्मल था, कुछ आवाज कुछ नहीं, अंधेरा था। हमें लगा सब सो गए होंगे, मैं जाके सो गई। फिर आप बहुत दिन से यही फिर आप बोलता की- था हाँ। कि मेरा मम्मी मर गई है, अब मैं भी मरना चाहता हूँ। अच्छा। दोनों बेटी को लेके जाऊंगा,
तुम अपना बेटा पाल पोसना बड़े करो, यही बोलता था अच्छा। हमको। रोज बोलता था तुम बेटे को लेके चले जाओ, अच्छा। हम बेटी को पाल लेंगे। कितने बजे आप सोने चली गई थी? सब रिकॉर्डिंग के कैमरे से चलता। आपने कैसे, कितने बजे ये घटना आपने देखा कि बेटियों को मार डाला? मैंने नहीं देखा। हाँ। मैंने 2:30 बजे कैमरे में सोई नहीं थी। हाँ। पूरा दिनों से मुझे ये सब सुनने को मिला तो मैं नहीं सोती थी, बस मैं देखते रहती थी रात भर। कल भी मैं देखी बस। तो ये सुबह पुलिस को खुद ही उन्होंने सूचना दी? हाँ, बोल तो रहे थे खुद ही दिए। खुद ही पुलिस दिए। वाले आके हमें उठाए, हाँ। हम उठे। कितने बजे की सुबह की घटना है? पुलिस वाले जब गाड़ी में देखा मैंने। कितने बजे वैसे? मैं बताता हूँ। अच्छा अच्छा। करीब और आपके अलावा भी कोई नशा सा करते थे? गोलियां खाते, क्या खाते? गोली टैबलेट खाते, नींद वाला। नींद वाली टैबलेट? हाँ, पता नहीं कुछ और क्या क्या खाते थे। अच्छा अपने रूम तक जाने नहीं देते थे जाने। अच्छा, रूम में नहीं जाने जब दिया। वो नहीं रहते थे तो हम जाते। अच्छा, आप मूल रूप बच्चियों से से ज्यादा मेरे से बात करने लगे। आप मूल रूप से कहाँ की रहने वाली हैं? मूल रूप से कहाँ की, आपका रेजिडेंस कहाँ है? मैं कलिंगो, सिंधीगुड़ी कलिंगो, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल की आप रहने वाली हैं। और ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये बिहार गए। भैया आप लोग की लव मैरिज है? अच्छा, कब किस सन में की आप लोगों ने? 2014। 2014 में। कहाँ आप लोग की कैसे मुलाकात हुई थी? ये काम कानपुर में ही। क्या जॉब वॉब करती थी आप? अच्छा, किस कंपनी में? मैं हाँ, मैं तो सैलून में करती थी। किस में? सैलून। सैलून में काम करती थी। अच्छा, वहाँ से आप लोग का परिचय हुआ। इसके बाद जो है नहीं, हम तो केवल आप लोग अच्छा फाइल मैरिज कब हुई है, किस सन में? 2014। 2014 में। 14 में नहीं 24 में बोली क्या? 13 साल पहले बताया। ये हमें मायके जाने नहीं देते थे। हाँ। जब से मैं मायके जाने लगी तब से मेरा संग मारपीट होने लगा। अच्छा ये नहीं चाहती कि मैं मायके जाऊँ, परिवार से मिलूं। अच्छा। और ये घर के भीतर भी कितने कैमरे लगे हुए हैं अंदर? घर के पीछे चार लगा। अच्छा, तो ये अंदर क्यों कैमरे लगा रखे हैं आप लोगों ने? पता नहीं। हस्बैंड नहीं लगाए? तो क्या आपके ऊपर कोई शक संदेह करते थे जो जी इतने कैमरे लगा रखे हैं? भाई कलह की वजह तो यही होगी कि हमें नहीं पता, इनसे पूछ लीजिए, ज्यादा बता सकते हैं। ये लगवाए। एक माँ अपने बेटे को गोद में बिठाकर अपने पति के बारे में जो चीज़ें बता रही है, शायद कोई भी बेटा ये चीज़ें सुनना पसंद करे। और जब ये बेटा बड़ा होगा, जब माँ की यही सारी बातें सुनेगा, तो उसके सोचिए दिमाग दिल पर क्या चीज़ें असर करेंगी। जब हम इस डिकोडिंग क्राइम के लिए थोड़ी सी रिसर्च करें तो हमें पता लगा कि इन दोनों की जो शादी थी 2014 में हुई थी। दरअसल ये जो महिला है, जो माँ है, सिलीगुड़ी से ताल्लुक़ रखती हैं, लेकिन काम के सिलसिले में यहाँ पर आ चुकी थी। जो वहीं पर जो शशि रंजन जी हैं वो बिहार से हैं, लेकिन काम के सिलसिले में या दवाइयों की जो इनकी अच्छी पकड़ थी और उसी का बिजनेस क्या करते थे, तो उसी सिलसिले में मेंस ब्यूटी पार्लर में इनकी मुलाकात इनसे होती है। और जहां पर ये जो मुलाकात थी प्यार में तब्दील होती है और दोनों फैसला करते हैं कि हम जिंदगी को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन ये जो लड़की थी, लड़की के घर वाले मान चुके थे, लेकिन जो शशि रंजन है उनके परिवार में से सिर्फ उनकी माता जी ही इस लव मैरिज के साथ थे और परिवार से कोई भी ताल्लुक इनसे नहीं रखना चाहता था। अब ये जो कहानी है, जिस तरीके से बताया ये जा रहा है कि शादी के कुछ सालों बाद ही शशि रंजन ने एक तरीके से दारू पीकर पीटना शुरू कर दिया। जो गुडी गुडी लाइफ पहले दिखाई जा रही थी शशि रंजन द्वारा, वो शादी के बाद पूरी तरीके से पलट जाती है। जिंदगी में इतने सारे उतार चढ़ाव आते हैं कि हर रोज कलेश हो रहे थे इस घर के अंदर, लेकिन बावजूद इसके 3 प्यारे बच्चे होते हैं। लेकिन धीरे धीरे जो इनका दवाइयों वाला जो बिजनेस था वो
काम पहले की तरह नहीं दे रहा था और अक्सर इस बात को लेकर वो टेंशन में रहते थे। दूसरी ओर क्योंकि परिवार ताल्लुक नहीं रख रहा था, सिर्फ मां ही बात कर रही थी और इसी बीच मां की भी डेथ हो जाती है, तो शशि रंजन को लगता है कि मेरे पास अब पहले के जैसे पैसे नहीं हैं, दूसरी मेरी मां भी अब इस दुनिया में नहीं है, तीसरा उन्हें अपनी बीवी पर बहुत ज़्यादा शक था कि उनकी जो बीवी है किसी और के साथ अफेयर है, क्योंकि वो पहले की तरह पैसे नहीं कमा रहे, पहले की तरह बीवी उनके साथ मिलजुल नहीं रही है। और इसी की वजह से किचन से लेकर हॉल से लेकर बेडरूम तक हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे। अब सोचिए, आप हर वक्त 24 घंटे 365 दिन आपके सर पर कोई ऐसी आंख लगी हो जो आपको देख रही हो। बस उस घर में बाथरूम के अंदर कैमरा नहीं था, हर कोने पर कैमरा लगा था। कौन कब कहां कपड़े पहनने तक के लिए जो परिवार के लोगों को बाथरूम में जाना पड़ता था, क्योंकि उन्हें पता था कि कोई उनका अपना ही उस घर में बैठकर उन्हें देख सकता है, घूर सकता है। और इसी बात को लेकर अक्सर झगड़े हुआ करते थे और झगड़े इतने ज्यादा बढ़ गए कि ये जो शशि रंजन था, उन्हें लगा कि जब मेरी मां भी इस दुनिया में नहीं रही है, मैं भी इस दुनिया को छोड़कर चले जाऊंगा, लेकिन मैं जब इस दुनिया को छोड़कर जाऊंगा तो मेरी बेटियों का ख्याल कौन रखेगा। शशि रंजन अपनी बेटियों से, जुड़वा बेटियों से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। दोनों ही बेटियां 11 साल के आसपास की थी, दोनों ही बेटियां क्लास 5वीं में पढ़ाई भी करती थी। जो उनका जो छोटा भाई था यूकेजी में पढ़ाई करता था और इनके बीच में ये डील हुआ, ये फैसला हुआ कि देखो आने वाले वक्त में हमें अलग होना है और इसलिए तुम अपने बेटे को संभालो, मैं अपनी दोनों बेटियों को संभालूंगा। झगड़ा इस कदर बढ़ा कि घर के अंदर लकीर खींच दी गई कि तुम इस कमरे में अपने बेटे को लेकर नहीं आ सकती हो, मेरी बेटियां इस कमरे में, इस हॉल में तुम्हारे साथ नहीं रह सकती हैं। सोचिए, घर ज्यादा बड़ा भी नहीं है और एक घर के अंदर जब इस तरीके से लकीरें, बाउंड्री बना दिया जाए, बॉर्डर बना दिया जाए कि उस पार के लोग दूसरी तरफ के हैं और इस पार के लोग दूसरी तरफ के लोग हैं, कौन बच्चा पापा के साथ रहेगा, कौन बच्चा मम्मी के साथ रहेगा, ये जब माँ बाप लकीर खींच देते हैं तो सोचिए उस घर की हालत क्या हो रही होगी। ये जो माँ है, ये हर एक घर के सदस्य के लिए खाना जरूर बनाती थी, लेकिन ये जो खाना जब बनता था, खाना खाने के बाद ये लोग अपने अपने कमरे में लॉक कर कर एक दूसरे से बिना बात किए सो जाते थे। और जो बच्चे थे, इन्हें नहीं पता था कि पापा मम्मी असल में झगड़ा कर क्यों रहे हैं, क्या इनकी पीछे की जो कहानी है ये बच्चों के दिमाग से परे थी। लेकिन जो शशि रंजन था, उन्हें लगा कि अगर मैं इस दुनिया को छोड़कर जाऊंगा तो मैं अपनी बेटियों को भी अपने साथ लेकर जाऊंगा और इसलिए वो चापड़ खरीद के ले आते हैं 500 रुपए का। एक हफ्ते पहले वो डिसाइड कर चुके थे कि मुझे अपनी बेटियों को मारना है और बेटियों को मारने के लिए जो इनका ये जो टेटुआ होता है, जो यहाँ वाला जो हिस्सा होता है, यहां पर देर रात वो चापड़ लेके कई बार गए कि अपनी बेटियों को आज वो मौत के घाट उतार देंगे। लेकिन टेटुओं तक पहुंचने के बाद, इस जगह पहुंचने के बाद, वो उस चापड़ को या कहें चाकूनुमा चीज को अपने बेड के बगल पर रख देते और थम जाते। उन्हें लगता कि मैं अपनी बेटियों को कैसे मार सकता हूं, अपनी बेटियों से बहुत ज्यादा प्यार करता हूं। और कई दफा कोशिश करने के बाद उस रात उन्हें मौका लगा, जब उन्हें लगा कि मैं अपनी बेटियों को मौत के घाट उतार दूंगा, उसके बाद मैं भी इस दुनिया को छोड़ के चले जाऊंगा। पहली बेटी को जब उन्होंने मारा तब उन्हें लगा कि जब इंसान मरता है तो उसे दर्द बहुत होता है और वो पहली बार हिम्मत हार चुके थे। लेकिन पहली बेटी को बेड से नीचे उतारकर मर्डर करने के बाद वो अपने वापस उस बेड पर जाकर सो जाते हैं। अपनी छोटी बेटी को रात के गहरे अंधेरे में एक तरीके से घूर कर देखना शुरू करते हैं। उन्हें अंदाजा नहीं हो रहा था कि अब वो अपनी छोटी बेटी को किस तरीके से मारेंगे। और इसी बीच छोटी बेटी की नींद खुलती है, वो कहती है कि पापा मुझे वॉशरूम जाना है। वॉशरूम लेके जब जाया जाता है तो वही माँ देखती है कि एक बेटी को वॉशरूम लेके जाया जा रहा है। 2:30 बजे के करीब माँ आखिरी गवाह थी जब उस कमरे में जब जाया जाता है, दोबारा से दरवाजे को बंद कर दिया जाता है और ठीक इसके 1 घंटे बाद वो अपनी बेटी को भी मौत के घाट उतार देता है। अब इसके बाद शशि रंजन को लगा कि मुझे इस कमरे के अंदर अपने को भी एक तरीके से मार देना है, लेकिन वो हिम्मत जुटा नहीं पाए। 1 घंटे की सोच के बाद, वो पहले मर्डर करने के 3.5 घंटे बाद या लगभग 2.5-3 घंटे के बाद
वो फैसला नहीं कर पाए कि मुझे अपनी जान किस तरीके से देनी है। दोनों बेटियों को मार चुके थे और एक तरीके से आप कह लीजिए डिप्रेशन में थे, और सबसे पहला काम वो करते हैं कि यूपी डायल 112 को कॉल कर यूपी पुलिस को बताते हैं कि मैंने अपने घर की दोनों मासूम बेटियों को सिर्फ मेरी सेल्फिश चीजों की वजह से मौत के घाट उतार दिया है। मेरी बीवी से मेरा झगड़ा था, मुझे बीवी पर शक था, मेरी मां नहीं है इस दुनिया में, मेरा कोई नहीं है, और इसलिए मैंने अपनी बेटियों को मौत के घाट उतार दिया। ये एक पिता की जुबानी जब पुलिस को ये सब कहानी बताई गई तो पिता के साथ साथ जितने भी पुलिस वाले उसके उनके सामने खड़े थे, हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए। अब यहां पर आपने पिता की कहानी सुन ली, अब सुनिए अस्पताल में जब इन दोनों बेटियों को लेकर जाया गया तो जो मां की हालत थी वो इस तरीके से नहीं थी कि आप उनसे कागज पे साइन करवा सकें कि पोस्टमार्टम कैसे करवाया जाए। पोस्टमार्टम के लिए पंचनामा कहते हैं, पंचनामा हिंदी शब्द है। यहां पर 5 लोग या परिवार की रजामंदी के साथ ही आप पोस्टमार्टम करवा सकते हैं, लेकिन क्योंकि लव मैरिज हुआ था, लड़के के परिवार से कोई भी याद रखिएगा उस घर तक नहीं पहुंचा, और जिसकी वजह से ना उनको संभालने वाला ना कोई बताने वाला, यहां पर लड़की की साइड से भी कोई अब तक नहीं पहुंचा, जिसकी वजह से कई घंटों तक, लगभग कहा गया कि 12-15 घंटों तक वो जो लाश थी बच्चियों की वो अस्पताल में यूं ही पड़ी रही। ना पोस्टमार्टम हो रहा था ना कुछ हो रहा था, क्योंकि मां की हालत खराब थी और ना ही घर से कोई ताल्लुक रख रहा था। जो पड़ोसी भी थे वो रो रो के उनका बुरा हाल था, क्योंकि दोनों जो लड़कियां थी वो एक ही तरह के कपड़े पहनती थी, और जो छोटी बच्चियां जहां रहती हैं, बच्चे रहते हैं, वो खेलते कूदते हैं। सोचिए उन जो पड़ोसियों की क्या हालत हुई होगी। पड़ोसी भी उस घर में आने से अब डर रहे थे, और ऐसे में जो लाश जिनकी कोई गलती नहीं थी बच्चियों की, वो यूं ही पड़ी रहती है, जिनकी कोई सुध लेने वाला नहीं था। बड़ी मशक्कत के पास एक दिन बीतने के बाद उनका पोस्टमार्टम करवाया जाता है, तो पता लगता है ये जो मेरी आप हथेली दिख रहे हैं, मेरी आधी हथेली जितना गले को चीड़ दिया गया था, गले को काट दिया गया था। जो सांस की नली, खाने की नली, दोनों नली को एकदम एक तरीके से काट कर अलग करने की कोशिश की गई थी। मकसद ये था कि सर को ही अलग कर दिया जाए, लेकिन उस बाप में इतनी हिम्मत और नहीं बची थी। और ये जो बाप है, जल्लाद है, अगर वो अपनी ही मजबूरियों के चक्कर में अगर इस मर्डर को जस्टिफाई करने की अगर कोशिश करेगा तो उसे समाज में रहने का कतई भी एक तरीके से हक नहीं है। अब तक की जो भी जांच हुआ है उसमें उसने अपनी बीवी पर सीधे तौर पर कोई भी आरोप नहीं लगाए हैं, लेकिन उसका सिर्फ और सिर्फ कहना है कि उसी ने इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया है, मुंह दबाकर हत्याकांड को अंजाम दिया है, ताकि आवाज भी बाहर ना जा सके। जो मां अपने बच्चे को लेकर, अपने बेटे को लेकर बाहर के कमरे में सो रही थी, उसे इस बात की भनक नहीं थी कि उसकी दोनों बेटियां जो उसकी कोख से जन्मी हैं, उसके पिता ही उसकी जान लेकर पुलिस को कॉल करके बताते हैं कि मैंने दो हत्याकांड को अंजाम दिया है। तो इस पूरे मामले पर हमारी पैनी नजर बनी रहेगी। जो भी नए अपडेट्स होंगे हम कोशिश करेंगे सबसे पहले उसे आप तक पहुंचाएं। तब तक देखते रहिए डिकोडिंग क्राइम, मंडे टू फ्राइडे शाम 7:30 बजे, ओनली ऑन क्राइम तक।